हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन आईएएस। मेरा नाम है कामना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और ये मई के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर एक नए फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगे आपको, जो हैंड रिटन नोट्स में होंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तो कुछ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ही, कुछ ऐसे भी मुद्दे कवर करेंगे जो तेजी से और इम्पोर्टेंट मुद्दे भी कवर हो जाएंगे जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे नहीं होंगे। तो चलिए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देंगे आप। चलिए, ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। पहला कथन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और हम क्वेश्चन गलत करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 126 देशों में 157वां है। अगला है, 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 151वां था। अब नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। देखिए, जो हमारे ये करंट अफेयर्स हैं, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है क्योंकि मैंने ही इसे डिजाइन किया है। तो कुछ जो इसमें सही आंसर होंगे, सही कथन होंगे, वो आपको ऑप्शन में ही दिख जाएंगे। व्याख्या में उसको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है करंट अफेयर्स। तो जो चीजें यहाँ पे सही है यहाँ से भी कवर करेंगे आप, और कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम कवर करेंगे व्याख्या में। तो चलिए देखते हैं, क्या ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो हमारा ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दूसरी चीज ये भी ध्यान देंगे आप कि ये द्विवार्षिक नहीं बल्कि वार्षिक तौर पे जारी किया जाता है, तो ये भी हमारा गलत है। अगर यहाँ पे सही संस्था दे करके द्विवार्षिक होता तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान, अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने देशों में ये स्थान मिला है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे। तो 180 देशों का आकलन किया गया था जिसमें भारत को 157वां स्थान मिला है, ये स्टेटमेंट सही है। बात करें 3 मई को, तो 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने क्यों डाला है, ताकि आप इसको एज इट इज याद करेंगे। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। अभी ये देखो, एक साल पिछला भी कंपेयर करके एग्जाम में पूछ लेता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान, यानी जो पिछला साल था उसमें भारत का स्थान कितना था, 151। अभी कितना है, 157। यानी कि क्या हुआ, -6। इनकी रैंक जो है 6 स्थान नीचे गिर गई। और क्यों ना गिरे, पत्रकारिता किस लेवल की है इंडिया में, ये आपको पता ही है। तो अब इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। नहीं, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ध्यान देंगे आप, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर लिखा था कि हमें गलत आंसर बताना है, और हम इसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें गलत बताना है। तो गलत इसमें सिर्फ एक यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं कि क्या है इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट। अगर बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऐसे भी लिख के आ सकता है, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जारीकर्ता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। मैंने इसको बाइलिंगुअल भी लिखा है क्योंकि देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज में अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए। तो उनके लिए भी काम की है, जो थोड़ा सा ये आप इंग्लिश में टर्म्स को याद रखो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और इम्पोर्टेंट है कि ये वार्षिक तौर पे जारी किया जाता है, मतलब ये रिपोर्ट हर साल आती है। अगर शीर्ष देश की बात करें कि इसमें टॉप किसने किया है, तो देखो ये हर बार की तरह नॉर्वे टॉप पर है, दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पे है एस्टोनिया।
अगर अंतिम देश की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इरिट्रिया का स्थान 180वां है, वहीं उत्तर कोरिया का स्थान 179 है, और चीन भी हमसे बहुत अच्छा नहीं है, इसकी रैंक भी कितनी है, 178 है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि पड़ोसी देश है तो हमसे पूछा जा सकता है। तो ये है कुछ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के बारे में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ध्यान देना कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे आप, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे ही नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें रिपोर्टर्स है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस बार की रिपोर्ट ये कहती है कि 180 देशों में से भारत की रैंक 157वें स्थान पर है इस बार, जो 2025 में 191 स्थान 151 स्थान से घट करके कितनी हो गई, 6 स्थान नीचे गिर गया। मतलब हमारी रैंक बहुत खराब हो गई है। आप देखो पत्रकारिता का लेवल, आप देख रहे हैं किस तरीके की पत्रकारिता हमारे यहाँ की जाती है। इंपॉर्टेंट न्यूज को छोड़ करके ऐसे न्यूज जिसमें चीता आ रहा है तो चीते को ही कवर किया जा रहा है बहुत दिनों तक, या फिर बेफालतू की न्यूज कवर करते रहते हैं, तो रैंक ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट करके मैंने इसको लिखा है कि ये रिपोर्ट इस बार ये कहती है, देखिए जब इस तरीके की कोई बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी रिपोर्ट में आती है तो वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये सूचकांक इस बार ये कहता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि ये रिपोर्ट जब से जारी की जा रही है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी देशों का मूल्यांकन किया गया, मतलब 180 देशों का मूल्यांकन किया गया है, उसमें से लगभग 50%, 52% के आसपास, राउंड फिगर आप 50% याद रखो, 50% से ऊपर ऐसे देश हैं जो पत्रकारिता के लिए कैसे, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, मतलब कि कठिन है, डिफिकल्ट है, या फिर बहुत ज्यादा गंभीर है, मतलब इतनी बुरी पत्रकारिता है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो वेरी सीरियस है स्थिति वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है इस बार इस रिपोर्ट में। सभी देशों को अभी पिछले 25 वर्षों का ये स्टेटमेंट ऐसे ही दे सकता है आपसे कि पिछले 25 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जितने भी 180 देश हैं, अगर उनका एवरेज स्कोर देखा जाए तो आज तक इतना नीचे कभी नहीं आया था 25 सालों में, जितनी रैंक इस बार इनकी खराब हुई है। तो ये है कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। और तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो ये सूचकांक थोड़ा ध्यान देंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में विटली अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, वापस एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। विटली अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। अब ये विटली अवार्ड 2026, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटली अवार्ड है क्या, किस क्षेत्र में दिया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, बरखा सुब्बा, परवीन शेख, पूर्णिमा देवी बर्मन, और ए और बी दोनों। देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित महिला है और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हम जब इनका नाम देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक करती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि बरखा सुब्बा और परवीन शेख दोनों को इस बार विटली अवार्ड दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, 2 भारतीय संरक्षणविद हैं ये, जिनका नाम है बरखा सुब्बा और परवीन शेख, इनको दिया गया है। देखिए आप अगर न्यूज से जुड़े होंगे, न्यूज अगर आप देख रहे होंगे तो लगातार परवीन शेख का नाम चर्चा में है, बरखा सुब्बा का नाम आपको देखने के लिए कम मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये इनका भी नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट ये हैं। तो इन्होंने क्या किया, बरखा सुब्बा ने हिमालयी सैलामेंडर तथा परवीन शेख ने किसके लिए काम किया है, तो इंडियन स्कीमर के लिए, संकटग्रस्त, ये देखिए पूरा नाम ही है इसका, संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए विटली अवार्ड 2026 से इनको सम्मानित किया गया। यानी कि 2 महिलाएं हैं, एक है बरखा सुब्बा जिन्होंने हिमालयी सिलामेंडर का, जो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, वहां पे इन्होंने इसके संरक्षण का काम किया है। वहीं अगर परवीन शेख की बात करें तो इन्होंने इंडियन स्कीमर, जो एक संकटग्रस्त है, IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें ये इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, तो वहां पे इसके संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है और इस संरक्षण का विस्तार इन्होंने इलाहाबाद तक किया है। तो आप ध्यान देंगे, ये आपके UPPCS के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए विटली अवार्ड की बात करें तो इसका सबसे पहले ये इसको देता कौन है, तो विटली फंड फॉर नेचर, यानी ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एक चैरिटी संस्था है। अगर यहाँ पे आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि अमेरिका की एक
चैरिटी संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो ध्यान देंगे ये अमेरिका की नहीं, यूके की एक चैरिटी संस्था है। बेसिक चीजें हैं, ध्यान देते हुए चलेंगे। उसके बाद इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, तो हाँ इसको कहते हैं। यानी कि विटली अवार्ड जो है वो क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र का पुरस्कार है, ये क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये ध्यान देंगे आप। तो पर्यावरण के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो इम्पोर्टेंट होता ही है। देखते हैं थोड़ा सा हिमालयी सिलामेंडर क्या है। जो हिमालयी सिलामेंडर है, इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो क्या कहते हैं इसको, टाइलोटोट्रिटन हिमालयानस कहते हैं इसको, टाइलोटोट्रिटन हिमालयानस। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भारतीय है जिनको दिया गया है ये अवार्ड, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये हिमालयी सैलामेंडर है कैसा, आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की तरह ये दिखता है लेकिन छिपकली नहीं है। मेढक के जैसे ये क्या है, मेढक भी नहीं है, लेकिन मेढक की तरह क्या है, ये उभयचर प्रजाति है, मतलब कि ये पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, एम्फीबियंस कैटेगरी में आता है ये। इसके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी की बात कर लें या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनका कैरेक्टर क्या है। तो शरीर पर इनके शल्क नहीं पाए जाते हैं। शल्क कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जैसे छिपकली हो गई या फिर सांप हो गया या फिर जैसे हमारी स्किन हो गई, तो हमारी ऊपर से क्या होता है, एक लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है खुरदुरी सी, तो वो लेयर इनके पे नहीं होती है, बल्कि उस लेयर के नीचे जो चिकनी सतह होती है, जैसे अगर कभी हाथ जल जाए तो आप देखो एक लेयर जब ऊपर से हटती है तो नीचे की लेयर कितनी सॉफ्ट होती है, कुछ ऐसे ही इनकी स्किन होती है। यानी ऊपर का जो हार्ड लेयर है वो इनकी स्किन पे नहीं पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये फिलोपैट्री की प्रक्रिया करते हैं। अब ये फिलोपैट्री कहने का मतलब ये है कि हिमालयी सिलामेंडर जहाँ पे इनका जन्म होता है, ये प्रजनन करने के लिए फिर वहीं पे, यानी कि अपने अंडे देने के लिए ये वहीं पे जाते हैं, उसी स्थान पे जाते हैं। इसलिए उस स्थान पे वो जो जल स्रोत है, जो जल है, उसको पवित्र माना जाता है और उसको लोग कल्चरल दृष्टि से भी उसको लोग संरक्षित करते हैं। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है। फिलोपैट्री की प्रक्रिया भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, यानी कि जहाँ पे ये जन्म लेते हैं वहीं पे क्या जाते हैं, अपने अंडे देने के लिए वापस आते हैं। अब ये अंडे देने वापस गए, लेकिन आप ये सपोज करो कि किसी कारणवश जल स्रोत सूख गया, तो ये क्या करते हैं, इनको दिक्कत आती है, फिर ये प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे हमें एक संकेत मिलता है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो अगर इनकी बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये हिमालयी सिलामेंडर, ये छिपकली की तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनकी स्किन देखो कितनी चिकनी सी है बिल्कुल। और ये क्या है, इनके ऊपर कोई शल्क नहीं है और ये मेढक की तरह ही उभयचर प्राणी है। बात करते हैं इंडियन स्कीमर की, तो इंडियन स्कीमर, इसकी लाल रंग की चोंच होती है, ये बड़ा सुंदर सा दिखने वाला है ये, और इसको इंडियन कैची बिल भी कहते हैं। इंडियन कैची बिल यानी इंडियन सीजर्स बिल भी कहते हैं। अब इसको इंडियन सीजर्स कैची या बिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो बिल्कुल कैची की तरह होती है, इतनी नुकीली होती है कि ये जब उड़ते हैं तो बिल्कुल पानी की सतह को पकड़ के उड़ते हैं। और इनकी चोंच जो है वो पानी को काटते हुए बिल्कुल नीचे रहती है, जैसे मछली या कीड़े कुछ भी जैसे ही इनके संपर्क में आते हैं ये तुरंत अपनी चोंच को बंद कर लेते हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है इंडियन कैचेबल, यानी इनका जो भोजन करने का तरीका है, इसी के कारण इनका नाम दिया गया है इंडियन स्कीमर। स्कीमिंग करते हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आईयूसीएन की संकटग्रस्त सूची में है। ये किस श्रेणी में है, इंडेंजर्ड में है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब देखिए साइट्स की सूची में इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, चूंकि ये किसी भारतीय को मिला है, इसलिए अंदर जा करके ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या साइट्स की परिशिष्ट में इनको सूचीबद्ध किया गया है, तो जी नहीं किया गया है। अगर बात करें कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो आप बताएंगे रिंगपोप्स एल्बिकोलिस। क्या नाम है, रिंगपोप्स एल्बिकोलिस, रिंगपोप्स एल्बिकोलिस, याद रखेंगे। कहाँ पाए जाते हैं ये, तो देखिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। बात करें अगर हमने ये जो पिछला वाला देखा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान देंगे आप, ये पाए जाते हैं भारत में, केवल, केवल कह रही हूं मैं, ये केवल
केवल भारत, भूटान और नेपाल में पाए जाते हैं बस। और पूर्वी हिमालय में इनके संरक्षण का काम किया है बरखा सुब्बा ने। वहीं बात करते हैं अगर इंडियन स्कीमर की, तो देखिए एक परवीन शेख जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसमें ये था कि गार्डियन ऑफ द स्कीमर पहल, गार्डियन ऑफ स्कीमर पहल। बेसिकली जो विटली अवार्ड है वो यूके की चैरिटी संस्था इसलिए देती है कि जो विकासशील कंट्रियां होती हैं वहाँ के जो संरक्षण पर्यावरणविद हैं, संरक्षण करता है, वो किसी स्थानीय समुदाय के साथ मिल करके जब पर्यावरण के लिए कोई काम करते हैं तो उनको विटली अवार्ड दिया जाता है। सेम यही काम इन्होंने किया है। परवीन शेख ने विटली अवार्ड के तहत इन्होंने एक गार्डियन ऑफ द स्कीमर पहल शुरू करी थी, जिसके तहत इन्होंने गंगा का जो क्षेत्र है इलाहाबाद में, इंपॉर्टेंट है ये, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ पाए जाते हैं, इलाहाबाद में, गंगा के किनारे, गंगा वाला जो गंगा रिवर है, गंगा नदी में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्थानीय लोगों को लेकर के साथ में उनके साथ मिलकर के इनके संरक्षण का काम किया। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इंडियन स्कीमर कैसे दिखते हैं, तो उनके संरक्षण का काम किया इन्होंने। देखिए गंगा नदी के किनारे भारतीय स्कीमर के सामुदायिक आधारित संरक्षण तथा प्रयागराज तक प्रयासों के लिए इनको दिया गया। मतलब समुदाय को किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए, किस तरीके से इनको हम खतरों से बचा सकते हैं, इनके आवास के संकट को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, ये सारी पहल इन्होंने मिलकर के लोगों को सिखाया है। इसके लिए इनको ये दिया गया। देखिए ये है आपका इंडियन स्कीमर, ये इसकी लाल रंग की चोंच है बिल्कुल कैंची की तरह, और इसी के संरक्षण के लिए उनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च हो गया है, किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, पूछ रहा है ये। तो LVM-3M4, फाल्कन 9, एरियन 6 या H3 रॉकेट। देखिए अगर हम बात करते हैं LVM-3M4 की, तो आपको याद होगा कि इससे हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 की बात करें तो इसी के द्वारा ये ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि को लॉन्च किया गया है। एरियन की बात करें, एरियन 6, तो ये किसका है, ये तो यूरोपीय एजेंसी का है ये। वही बात करते हैं H3 रॉकेट, अगर आपसे पूछ ले तो किसका है, तो आप बताएंगे जापान का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अब देखिए मिशन दृष्टि, मिशन दृष्टि क्या है, एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, बेसिकली बेंगलुरु की एक संस्था है, स्पेस स्टार्टअप है, जिसका नाम है गैलेक्स आई। गैलेक्स आई ने, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप ये बताओ कि अगर जो अंतरिक्ष है वो काम वो किसके अंडर में आता है, सरकार के अधीन आता है, यानी सरकार उस पर काम करती है। तो फिर किस तरीके से ये संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर इसमें कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज बताऊं, आपसे पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ 2020 में इन स्पेस नाम से एक संस्था बनाई गई थी, और ये संस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि ये क्या करे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अंतरिक्ष में आगे आने के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करते हैं, एकल विंडो है। मतलब यहाँ से ये क्या करते हैं, स्पेस से गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के सेक्टर में काम करने के लिए कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम है ये, सेंटर ऑथराइजेशन सेंटर है ये। तो ये याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2020 में। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अभी मिशन दृष्टि की बात करते हैं, तो ये लॉन्च किया गया है, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। अभी ऑप्टोसार क्या है देखेंगे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें आप ध्यान देंगे कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता पूछ लिया था, तो आप ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे, हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले। तो ये कितने किलोग्राम का है, 190 किलोग्राम का है। इसकी ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। 190 किलोग्राम ये वजन है इसका, यानी कि ये पहला ऐसा भारत का सैटेलाइट है जो निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसको किसने विकसित किया है, गैलेक्स आई के द्वारा विकसित किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, स्पेस एक्स का रॉकेट है, आपको पता है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी क्या है ये,
सैटेलाइट है और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया, इस सैटेलाइट को हमने छोड़ा है तो सूर्य तुल्यकालिक निम्न कक्षा यानी सन सिंक्रोनस लियो की कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। इसमें एक सिस्टम है, एक इसमें क्षमता है, एज कंप्यूटिंग की क्षमता भी है। अभी एक एक चीजें पढ़ने में फिर भूल जाता है कि क्या है। देखिए बेसिकली अगर बात करें कि एज कंप्यूटिंग सिस्टम, जो एज कंप्यूटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, ये ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा एक सैटेलाइट है। अर्थ से जब इमेज सैटेलाइट लेता है, यहाँ से इमेज इसने लिया और ये क्या करता है कि इस इमेज को लेकर के रॉ डेटा वापस पृथ्वी को भेजता है। सैटेलाइट क्या भेजता है, रॉ डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा है, रॉ डेटा आया है, यहाँ पे जो इनके सेंटर्स लगे होते हैं, इनके द्वारा इस डेटा का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक। अब इससे क्या होता है कि एक बार डेटा इन्होंने इमेज ली, फिर इन्होंने रॉ डेटा भेजा, फिर इन्होंने इसको एनालिसिस किया, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। इसी को कम करने के लिए इसमें एज कंप्यूटिंग की सुविधा दी गई है। यानी कि अब इस सैटेलाइट के द्वारा क्या किया जाएगा, जैसे ये आपका ये अर्थ है और ये हमारी सैटेलाइट है, इसने यहाँ से ये इमेज ली सैटेलाइट ने, और यहाँ पे जो इसने इमेज लिया उसी इमेज को यहीं पे वो क्या करेगा, एनालिसिस करके, एनालाइज करके पूरा डेटा कंफर्म, आपको सटीक डेटा वापस पृथ्वी पे भेजेगा। मतलब यहाँ पे अब इसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एज कंप्यूटिंग। बात करते हैं सन सिंक्रोनस की, लियो कक्षा की। तो देखो हमारी जो लियो कक्षा होती है वो क्या है, वो लियो कक्षा जो होती है वो 200 किलोमीटर से लेकर के ये कक्षा होती है 2000 किलोमीटर तक की, ठीक। अब क्या है, अगर हमने ये हमारा जो सैटेलाइट विषद दृष्टि गया है वो लगभग यहाँ पे गया है, लगभग मान लेते हैं 500 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर। अब ये यहाँ पे क्यों गया, यहाँ पे इसलिए इसको स्थापित किया गया है कि अगर हम बहुत ज्यादा नीचे 200 किलोमीटर के आसपास अगर हमने इस सैटेलाइट को स्थापित कर दिया, कोई भी सैटेलाइट, तो आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसका जो वायुमंडल है वो कैसा है, सघन है। और ये सघन होने के कारण सैटेलाइट और वायुमंडल के बीच अगर घर्षण की प्रक्रिया होगी, घर्षण होगा, तो सैटेलाइट के नष्ट होने का खतरा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इस लेवल पे इसको क्या करते हैं, नहीं प्रक्षेपित करते हैं, स्थापित नहीं करते हैं। बात करते हैं अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे कर दिया तो इमेज लेने बहुत अच्छी सटीक इमेज नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगा, ईंधन का खर्चा ज्यादा होगा इसको चलाने के लिए। तो ना तो हम यहाँ इसको स्थापित करते हैं मैक्सिमम, ना तो यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे करते हैं। इससे क्या है कि हमारी इमेज भी क्लियर आएगी और यहाँ पे ईंधन भी खर्चा कम होगा इसको चलाने में, और समय की भी बचत होगी। तो ये है हमारी लियो की कक्षा जिसको स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं सन सिंक्रोनस की। तो देखो सन सिंक्रोनस कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो ये हमारा सूर्य है, सन, हमारी ये पृथ्वी है, और जो हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ है ये हमारे ऐसे इस तरीके से चलेगा, ये यानी कि ये पोलर को कवर करते हुए चलेगा, ऐसे इस तरीके से, ना कि ये ऐसे नहीं चलने वाला। यहाँ से चलेगा तो ये फिर पूरी पृथ्वी की तस्वीर नहीं ले पाएगा, तो ऐसे नहीं, बल्कि इस प्रोसेस में ये होगा। और यहाँ पे जो हमारी सैटेलाइट लगी हुई है, ये हमारी जो सैटेलाइट है, ये इसका कोण कुछ ऐसे एंगल पे फिट किया गया है, कुछ इस तरीके से फिट किया गया है कि ये कैसा होगा, हमेशा इसका जो कोण होगा वो सन की तरफ होगा। यानी कि ये जो सोलर टाइम है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब सोलर टाइम कहने का क्या मतलब है, सोलर टाइम कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, आप दिल्ली की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम एक ही होता है। लेकिन क्या सोलर टाइम भी एक होता है, नहीं, क्योंकि सन के निकलने का कोई टाइम नहीं होता है। कब किसी जगह पे पहले उदित होगा, किसी जगह पे फिर लेट में होगा, तो उसी को कहते हैं सोलर टाइम। तो ये सोलर टाइम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सन सिंक्रोनस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि क्या है ये। देखो
तो इसलिए इसको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, निम्न कक्षा में स्थापित किया गया है। सूर्य तुल्यकालिक कहने का मतलब है कि सन की तरफ ही इसका एंगल किया गया है। एज कंप्यूटिंग मैंने आपको समझाया कि डेटा जहां पे प्रोसेस होगा, जहां पे लिया जाएगा वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस भी वहीं पे होगा। बाकी ये सारी चीजें हैं। और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट इस तरीके से घूमेगा, इसलिए पूरे अर्थ को ये क्या करेगा, कवर करेगा। और एक सन सिंक्रोनस में स्थापित करने का एक बड़ा फायदा है कि डेली एक ही टाइम पे एक ही प्लेस की ये सटीक तस्वीरें लेगा। अब बात करते हैं ऑप्टोसार की, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार है। तो ऑप्टोसार क्या है, देखिए बेसिकली जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं पारंपरिक रूप से, वो या तो ऑप्टिकल पे काम करते हैं या फिर राडार सिस्टम पे काम करते हैं। ऑप्टिकल कहने का क्या मतलब है, ऑप्टिकल कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने चश्मे की दुकान सुनी होगी, ऑप्टिकल का मतलब क्या, प्रकाश या दृष्टि। तो ये प्रकाश जब होता है तब ये काम करते हैं। और राडार क्या है, सिंथेटिक अपर्चर राडार। अभी आपने पढ़ा कि ये सार लॉन्च हुआ था निसार के द्वारा, निसार उपग्रह जो लॉन्च हुआ है नासा और इसरो के द्वारा, तो वो क्या था, किस पे बेस्ड था, ये राडार सिस्टम पे। लेकिन ये पहली बार ऐसा किया गया है कि ये मल्टी सेंसर उपग्रह को लॉन्च किया गया है, यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट इंटीग्रेटिंग मल्टी सेंसिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने ऑप्टो को भी लेके आया और सार को भी लेके आया। ऑप्टो कहने का मतलब है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, यानी कि ऑप्टिकल सेंसर भी लगा है इसमें और सिंथेटिक अपर्चर राडार भी लगा है। इन दोनों को हमने क्या किया है, सिंक फ्यूज्ड सेंसर टेक, यानी कि दोनों को मिला दिया है। जब दो अलग अलग तकनीकों को मिलाया जाता है तो उनको कहा जाता है, या आप इसको सिंक फ्यूज्ड सेंसर टेक भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो सिंक फ्यूजन सेंसर टेक। इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मिशन दृष्टि में ही ये दोनों लगाए गए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल भी और सिंथेटिक अपर्चर राडार भी। जिसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, ये सटीक तस्वीर, उच्च गुणवत्ता वाली रंगीन, ये पृथ्वी की जो इमेज है उच्च गुणवत्ता की कलरफुल लेने के में सक्षम है ये। वही जो सार है आपका सिंथेटिक अपर्चर राडार, ये दिन हो या रात हो, खराब मौसम हो, बादल हो, कभी भी ये हर मौसम में इमेजिंग लेने में क्या होता है, सक्षम होता है। और जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें क्या होगा, विश्वसनीय डेटा का संग्रह हमारे पास हो पाएगा। तो ये था आपका ऑप्टोसार, विश्व का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट फ्रीडम भी पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेशन है या फिर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा। इतने सारे ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं, इतने सारे ऑपरेशन हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये। तो अभी फिलहाल देखो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये किसी हमले के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि ये अमेरिका ने कहा है कि भाई जिन देशों का इस लड़ाई से कोई मतलब भी नहीं है, उनकी भी जहाजें जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पे फंसी हुई हैं, तो उसका ही बहाना लेकर के ये आए दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इन्होंने ये ऑपरेशन को लॉन्च किया है। लॉन्च बाय, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम को किसने लॉन्च किया है, यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अभी मलक्का भी मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। ये सारी चीजें, इसके अगल बगल की कंट्रियां कौन सी हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट से कितने पूरे वर्ल्ड लेवल पे कितने का व्यापार होता है, एलपीजी का कितना व्यापार होता है, ये सारे फैक्ट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जहाजों को रोक करके रखा गया था ईरान के द्वारा। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, कब्जा कर लिया था, तो बहुत सारे जहाज फंसे हुए थे, उसी को निकालने के लिए अमेरिका ने ये चलाया है ऑपरेशन, और जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए इन्होंने ये बताया ही है। देखिए इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ईरान ने एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था, उसको खारिज कर दिया है यूएसए के लिए। अब मैंने ये क्यों लिखा यहाँ पे, बड़ी बेसिक सी चीज है ये, लेकिन बेसिक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो शांति का ये प्रस्ताव आया था, इसको रखवाने में मध्यस्थता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मध्यस्थता वही आदमी कर सकता है जिसके पास आज तक खुद का कोई वैल्यू नहीं है, खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो चले हैं दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रंप ने क्या किया है, ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को खारिज किया है, जो रखा गया था, जो दोनों को मिलाना चाहता था, यानी कि पाकिस्तान को बीच में रख करके ये प्रस्ताव आया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये क्या करता है, देखिए जो स्ट्रेट होते हैं, यानी कि जो जल संधियां होती हैं, ये
स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जल संधियां होती हैं वो दो स्थल भागों को जोड़ने का काम करती हैं। जो जल संधियां होती हैं दो जल भागों को, जल बॉडी को क्या करती हैं, अलग करने का काम करती हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट उल्टा है, ध्यान देंगे आप। जो स्ट्रेट्स होते हैं यानी कि जो जल संधि होती है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, इसको स्ट्रेट को कहते हैं हिंदी में जल संधि, जल संधि, ठीक है। तो जल संधि क्या करती है, जो दो लैंड होते हैं उनको क्या करती है, पृथक करने का काम करती है, ध्यान देंगे आप। तो ये किसको पृथक करती है, ईरान को ओमान से, किसको, ईरान को ओमान से अलग करने का काम करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो लैंड होती है, लैंड बॉडी को क्या करती है, अलग करती है। वही ये किसको जोड़ते हैं, जल संधि, तो फारस की खाड़ी, ये देखिए वाटर बॉडी है ये, और ये भी वाटर बॉडी है, यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, या फिर यहाँ पे ये भी लिख के आ सकता है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से भी जोड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अरब सागर भी हो सकता है यहाँ पे ना, अगर आप मैप देखोगे तो क्लियर होगा। तो या तो ये लिख के आ सकता है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, या ये लिख के आ सकता है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो चले हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ये मैंने कुछ डाल दिए हैं क्योंकि ये अभी रिसेंट के हैं। देखिए जो यहूदियों की जो बाइबल है उसमें शेर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट, बहादुरी का प्रतीक, तेज का प्रतीक माना जाता है, और बहुत 150 टाइम्स से ज्यादा बाइबल में इसकी चर्चा भी है। इसलिए आप ध्यान दिया होगा आपने कि इजराइल के द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाया जाता है उसमें लायन की चर्चा होती है, लायन, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया, 2025 में इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब यहाँ पे देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। अब ये राइजिंग यानी कि लायन क्या हुआ, अभी राइज कर रहा है, यानी कि उदय हो रहा है, बच्चा है अभी, और 2026 में ये लायन क्या हो गया, उदय होके बड़ा हो गया। तो जब लायन बड़ा होगा, शेर बड़ा होगा तो क्या करेगा, रोर करेगा, दहाड़ेगा। तो 2026 में ईरान और इजराइल और अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, इसको दोनों ने मिलकर चलाया था, यूएसए ने और इजराइल ने, इन्होंने मिलकर 2026 में ये ऑपरेशन चलाया। फिर इनको लगा, यूएसए को, ट्रम्प वैसे भी हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते, इनको लगा भाई मैं तो इसमें शामिल हो गया, कॉमन हो गया, मेरा नाम तो हो नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हमले करूंगा उसका नाम रहेगा एपिक फ्यूरी। तो इन्होंने इसी रोरिंग लाइन से ही अपना नाम हटा करके, ऑपरेशन पहले इसी नाम से शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जो हमला कर रहे हैं वो होगा एपिक फ्यूरी। तो अमेरिका वाले का नाम क्या हो गया, एपिक फ्यूरी। और ये कैसे आप याद रखोगे, ये रोरिंग वाला, इजराइल ने पहले क्या चलाया, शेर जो है वो राइज हुआ, मतलब पैदा हुआ, बच्चा है, उसके बाद अगले साल, ये 2025 में है, ये 2026 में, अब ये रोर कर रहा, रोरिंग मतलब दहाड़ना, अब वो क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। तो ये यहाँ पे 2026 में चलाया गया था, ये रोरिंग लाइन का ही एक पार्ट है। अमेरिका ने एक और ऑपरेशन चलाया था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो वेनेजुएला में चलाया गया था 2026 में, जब यहाँ के प्रमुख को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया था। बहुत ही शर्मनाक घटना थी ये। वही बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। तो जब 2025 में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो वहां पे फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्या है, लोकसभा में के द्वारा 2026-27 कार्यकाल के लिए कितनी संसदीय समितियों का गठन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है तो इसके जीएस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो संसदीय समितियां, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। तो कितनी संसदीय समितियों का गठन किया गया है, 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 4 संसदीय समितियों का गठन किया गया है। अब बात करते हैं अगर संसदीय समितियों की, तो देखो संसदीय समितियां, आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, तो विश्व में सबसे पहले, सबसे पहली संसदीय समिति, संसदीय समिति का गठन कहाँ पे हुआ, का गठन आप बताएंगे 1571 यानी 1571 में, कहाँ पे, ब्रिटेन में।
और आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। तो हमने भी जो संसदीय समितियों का कॉन्सेप्ट है भारत में कहाँ से लिया है, याद रखेंगे आप, भारत में इसका विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये। दूसरी बात यह है कि जो संसदीय समितियां हैं इनको कहाँ से अधिकार मिलते हैं, पावर कहाँ से मिलती है? तो आर्टिकल क्या है संवैधानिक, अगर इसकी बात करते हैं तो आप बताएंगे 2 आर्टिकल इसके लिए काम करता है, एक 105 और एक 118। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगर 105 की बात करते हैं तो विशेष ये बात करता है इनके अधिकारों की, वही यहाँ पे ये कार्य संचालन की बात करता है 118। तो 2 आर्टिकल लोकसभा के सदस्य हो गए या संसदीय समितियों के बारे में ये बात करता है अधिकारों की, मतलब उनके अधिकार क्या क्या है, कैसे काम करते हैं, और एक कार्य संचालन की बात करता है। तो इस तरीके से ये है, ध्यान देंगे। और अब देखते हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखिए लोकसभा ओम अध्यक्ष हैं, किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है? तो संसदीय समितियों का जो गठन है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर राज्यसभा की है तो राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, सभापति के द्वारा, जो राज्यसभा के सभापति उनके द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल ये जो लोकसभा की ये जो समितियां हैं संसदीय समितियां, इनका गठन अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया 2026-27 के लिए। 4 संसदीय समितियों का गठन किया गया है ये। अगर संसदीय समितियों की बात करें तो ये देखो यहाँ से ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। इनको लघु विधायिका भी कहते हैं या लघु संसद भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, एक तरीके से एक संसद की तरह ही काम करती हैं। संसद का क्या है, आकार एक तो बहुत बड़ा है, ऊपर से इनके यहाँ पे जो लीडर्स हैं संसद में, इनके पास तकनीकी और शैक्षिक ज्ञान की कमी है। ये फालतू के डिबेट में ही लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा इनसे बहुत काम की बातें हो नहीं पाती हैं, यहाँ पे डिले बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये समितियों का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जब कोई भी विधेयक पेश होता है तो वहां पे क्या होता है, 3 तरीके का 3 प्रोसेस होता है, 3 वाचन होता है। पहले वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद वो विधेयक समितियों के पास जाता है। वो समितियां क्या करती हैं, यहाँ विशेषज्ञ बैठे होते हैं, वो इस पे एग्जामिन करेंगे, उसको समझेंगे, जो अगर सुझाव है उसमें बदलाव करने के लिए तो वो सुझाव भी देंगे। वापस वो फिर पटल पे रखा जाता है, संसद के समितियों के द्वारा ही पटल पे रखा जाता है। फिर क्या होता है, उस पर तृतीय क्रम का मतदान होता है और फिर वो एक्ट बनता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। संसदों से मिलकर बनने वाली ये समितियां हैं, यानी कि संसद के किसी विशिष्ट काम को संपादित करती हैं, ये संसद के ही काम को करती हैं। इनका महत्व क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि संसद का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। 543 तो लोकसभा में ही है, 245 राज्यसभा में है। अब इतने बड़े ज्यादा लोग बैठ करके कहीं पे कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो इतना आसान काम तो नहीं है। संसद के पास शैक्षिक और तकनीकी ज्ञान की भी कमी है, जिस वजह से इनका महत्व बहुत ज्यादा है। बात करें कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है, तो देखिए अगर ये रिसेंट में ना भी पूछे तो भी यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। संसदीय समितियां देखिए 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायी होती है जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष बनती रहती है। इसका मतलब ये क्या है, परमानेंट है, चल रही है, इसलिए ये क्या है, स्थायी है। वही तदर्थ की बात करें तो ये समय समय पे, यानी कि जब जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंग इनका गठन कर लिया जाता है। बात करते हैं लोक लेखा समिति का गठन। अभी ये 4 समितियां अभी देखिए बनाई गई हैं, ठीक है। उसमें पहली बनाई गई है लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई कोई ऐसी कमेटी है जिसके 3-4 हिंदी नाम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लोक लेखा समिति जिसमें क्या होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, और 22 में भी कितने, लोकसभा से कितने, 15, और राज्यसभा से कितने, 7, ठीक। उसके बाद इसके अध्यक्ष, याद देखो मैंने यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा ये लिखने का क्या मतलब है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो लोक लेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है, आप ध्यान देंगे, वो कभी भी सत्ता पार्टी का मेंबर नहीं होता है। क्योंकि जो सत्ता पार्टी के मेंबर है, अगर बिल्ली से ही कहेंगे कि दूध की रखवाली करो तो फिर दूध तो बचने से रहा। तो क्या है, ये पब्लिक अकाउंट है, इसके बारे में अगर हमें जांच करनी है तो इसका अध्यक्ष क्या होना चाहिए, विपक्ष पार्टी का होना चाहिए। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, कांग्रेस के ही सांसद हैं केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है।
अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप बताओगे 1919 के एक्ट से, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, उस एक्ट के द्वारा 1921 में इसका गठन हुआ था लोक लेखा समिति का। फिर आजादी के बाद 1950 में इसका पुनर्गठन किया गया स्वतंत्र रूप से। अगर बात करते हैं अनुमान समिति की, अब देखो इसका कितने नाम है, अनुमान समिति, आकलन समिति, प्राकलन समिति, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इसका इंग्लिश वर्जन याद रखो, एस्टिमेट कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजय जायसवाल जी को बनाया गया है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ये देखो मैंने ये छोटा छोटा लिख दिया है आपके लिए, इजी होगा ये नोट्स के रूप में पढ़ने के लिए। तो ये इसमें 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? ऐसे पूछा सकता है कि जो आकलन समिति है, प्राकलन समिति है, अनुमान समिति है, ये इसमें कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा से, कितने लोकसभा से? तो इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है, सारे के सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। और इसकी जो स्थापना है अनुमान समिति की, वो किसके कहने पे हुई थी? आप याद रखेंगे, जॉन मथाई समिति, इनकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं लोक, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1950 में। ये एस्टिमेट कमेटी की। लोक उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें, लोक उपक्रम कह लो या सार्वजनिक उपक्रम, मतलब सरकार के जो कंपनियां हैं सरकार की, उसके लिए ये समिति है, उनकी जांच करती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वैजयंत पांडा को बनाया गया है, और इसमें 22 मेंबर होते हैं। एक बात मैं बताऊं, जहां पे भी आप ऐसे याद रखो 22 मेंबर आपको दिखता है कि 22 मेंबर होते हैं, तो आगे की चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 वाले जो भी नंबर हैं उसमें 15 नंबर होंगे लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के। ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस आपको इतना याद कर लेना है 22, उसके बाद आप फिर बता सकते हो कि कितने मेंबर किस सदन के हैं। तो क्या है ये इसका आंसर? बैजत पांडा इसके अध्यक्ष हो गए। वही बात करते हैं एससी और एसटी कल्याण समिति का भी गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, फग्गन सिंह कुलस्ते। याद रखेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। एससी और एसटी कल्याण समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। और अगर बात करते हैं लोक उपक्रम या सार्वजनिक समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो 1964 में इसका गठन किया गया था। ये जो तीनों है, ये तीनों क्या हैं? वित्तीय समितियां हैं। क्या है? वित्तीय। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो लोक लेखा समिति है वो किसके रिपोर्ट की जांच करती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका आंसर। ये पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो ये समितियां थी जिनका गठन अभी किया गया है, और ये इसके कुछ फैक्ट्स थे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे करंट अफेयर्स 2 फॉर्मेट में है, एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, दूसरा है महत्वपूर्ण खबरें कुबेर के खजाने से। अब ये मैंने कुबेर का खजाना क्यों लिखा है? क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, और ये एग्जाम में 1-2 नंबर हमें फ्री के दिला के चले जाते हैं। तो ऐसे भी हम अपने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो फटाफट एक 1 लाइनर फॉर्म में होंगे। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक को स्टार्ट कर दिया गया, चलाया गया है, चल तो रहा था ये पिछले 6 महीने 1 साल से चल रहा था। किसके द्वारा चलाया गया? इंपॉर्टेंट ये है, तो ये एनसीबी के द्वारा मुंबई में इसको चलाया गया है। एनसीबी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीबी की जो स्थापना है वो किस, मतलब कैसे हुई थी? तो आप बताएंगे कि एक एक्ट आया था, एनडीपीएस एक्ट 1985, ठीक है। अब एनडीपीएस क्या है ये? तो ये है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा है, ध्यान देंगे। इसी एक्ट के तहत एनसीबी ने को बनाया गया था, और इसी ने अभी मुंबई में क्या पकड़ा है? कोकीन के सिंडिकेट को पकड़ा है। कितने किलो कोकीन पकड़ा है? 350 किलो। बस इतना ही ज्यादा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं हाल ही में, देखिए
BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उबर कप फाइनल 2026 किसने जीता है? अब ये देखिए क्या है कि BWF के द्वारा दो तरीके के बैडमिंटन कराए जाते हैं, एक मेल्स के लिए और एक फीमेल के लिए। तो फीमेल वाले जो बैडमिंटन होता है उसको कहते हैं उबर कप, और जो मेल का बैडमिंटन होता है उसको कहते हैं थॉमस कप। तो अभी थॉमस कप का भी आयोजन हो चुका है, और याद रखेंगे इसका आयोजन हर 2 साल में कराया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने साल में आयोजित होता है, 2 साल में। अगर इसके मुख्यालय की बात कर ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, तो आप बताएंगे मलेशिया में। मलेशिया, ये 2-3 फैक्ट ये पूछा भी गया है आपसे एग्जाम में, तो ये मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी थॉमस कप भी देखिए, ये अप्रैल की ही न्यूज है। तो थॉमस कप ये 2026 में कौन जीता है? चीन जीता, चाइना ने जीता है। हराया किसको? फ्रांस को। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इंडिया ब्रॉन्ज लेके आई है थॉमस कप में, यानी मेल वाले बैडमिंटन में। क्या भारत ने कभी थॉमस कप जीता है? तो ये जब थॉमस कप स्टार्ट हुआ था 1949 में स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक भारत ने सिर्फ एक बार 2022 में थॉमस कप को जीता है, उसके अलावा कभी नहीं जीता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, रेलिवेंट हो सकता है, कभी भी पूछ सकता है। वही बात करते हैं अगर उबर कप की, तो देखिए चाइना का यहाँ मनोबल तो बढ़ा। यहाँ बढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई मैंने मेल को तो हरा दिया, महिलाओं को भी मैं हरा दूंगा, हल्के में ले लिया इसने। अभी क्या है, महिलाओं ने इनको यहाँ पे दी करारी मात। साउथ कोरिया यहाँ पे जीती और हराया किसको? चीन को। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। थॉमस कप तो जीतता है चीन, लेकिन फीमेल वाला हार जाता है, याद रखेंगे आप। अगर बात करें कि उबर कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था, होस्ट कौन था इस बार 2026 में, तो हॉसेस डेनमार्क में हुआ था। इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? हॉसेस डेनमार्क में। तो बस इतनी ही न्यूज आपको इसमें जाननी थी। अगला देखते हैं क्या है। ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च हो गया है। देखिए क्या होता है कि 2014 से पहले जितने भी संगठित क्षेत्र के वर्कर थे, संगठित कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको कहते हैं संगठित क्षेत्र। अब कोई वहां पे काम करता है तो 2014 से पहले उनको यूएवी नंबर नहीं दिया जाता था, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया जाता था, एक स्लिप के रूप में उनको आईडी मेंबरशिप नंबर दिया जाता था। अब उन्होंने क्या किया, उस जॉब को छोड़ दिया, वो कहीं और जॉब करने लगे, अब उनकी स्लिप कहीं खो गई। उसके बाद उनका जो पीएफ का पैसा है वो फंसा रह गया, तो उसी को रिकवर करने के लिए ईपीएफओ के द्वारा, आपको पता है ईपीएफओ क्या करता है, ये संगठित क्षेत्रों के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, इनको अकाउंट्स के लिए ये काम करता है। तो इसने ये लॉन्च किया है ई प्राप्ति पोर्टल। ध्यान देंगे, ई प्राप्ति नाम से बहुत सारे पोर्टल हैं, तो इसका क्या नाम है? PRAAPTI, ई प्राप्ति पोर्टल। किस चीज की प्राप्ति करनी है? खोए हुए खातों की, यानी कि इनऑपरेटेड अकाउंट्स की। इनऑपरेटिव अकाउंट्स जो 2014 से पहले के खाते हैं, उनको हम दोबारा से क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। अब रिकवर करेंगे कैसे? तो हम उसमें लगाएंगे अपना आधार कार्ड, यानी कि इसके नाम में ही देखो, ई प्राप्ति का नाम ही बस याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर टेकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी लगातार चर्चा में बना रहेगा, क्योंकि इसकी समिट हो रही है दिल्ली में, होने वाली है, अभी हुई नहीं है, 2 जून के आसपास ये समिट होगी। अब ये है क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो देखिए 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, मैसूर में मोदी जी उपस्थित थे, तो वहां से उन्होंने घोषणा करी कि हम 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण की बात करेंगे। अब उनके संरक्षण के लिए उन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हम एक अलायंस बनाएंगे। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है, और इसका सचिवालय भी कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया। तो आईबीसीए का पूछ सकता है सचिवालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और चूंकि ये पहल मोदी जी की है, भारत की है, इसलिए इसका पहला शिखर सम्मेलन, ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? याद रखेंगे आप, पहला 2023 में बना ही है, तो इसका पहला ही शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में, जून में होने वाला है। ये है क्या? 7 बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जैगुआर के संरक्षण के लिए गठबंधन बनाया गया। बेसिकली ऐसे 95 रेंज वाले कंट्री इसमें शामिल हैं, और इसमें सदस्यता के लिए यूएनओ के सभी मेंबर इसके सदस्य बन सकते हैं। जहाँ पे ये 7 प्रजातियां या इनमें से कोई एक पाई जाती है, या फिर अगर नहीं भी पाई जाती है, वो इनके संरक्षण करने में रुचि रखते हैं ऐसे देश जो
इन चाहते हैं कि इनका संरक्षण हो, वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ये 2 ऐसी प्रजातियां हैं, प्यूमा और जैगुआर, ये इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, इंडिया में नहीं पाई जाती। याद रखेंगे आप, इनका नाम याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर खैर अभी ये चर्चा में आएगा। अभी 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे इसको शुरू किया गया था मैसूर से। खैर कॉन्सेप्ट तो मोदी जी ने 2019 में दिया था, लेकिन फिर 23 आते आते उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने कहा चलो एक नया काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ये है क्या, एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सरकारों के बीच का एक ये संगठन है जिसके तहत ये काम होता है। और आज का आखिरी सवाल है फुआरल ऐप। अब इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो समझ में नहीं आता कि नॉर्थ ईस्ट की का स्टेट है या फिर साउथ का। देखिए खुआरल ऐप जो है बेसिकली मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है क्या, आपदा प्रबंधन के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है ये ऐप। ये आपदा के टाइम पे क्या होगा, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, टू बूस्ट रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसी के लिए लॉन्च किया गया है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि खुआरल ऐप किसके द्वारा, मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।